जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, है ना, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, आप सबों को मालूम है ना, अपने इस चैनल पे मुफ्त में शिक्षा में। तो मैंने वो चैप्टर खत्म कर दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो इसमें कांग्रेस पार्टीज तो हमने उस चैप्टर में पढ़ ही लिया था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में। तो कुछ अन्य पार्टियों के बारे में भी उसमें थोड़ा सा स्पेशल पेजेस में मेंशन था। तो आई थॉट दो ये पार्ट ऑफ मेन टेक्स्ट नहीं है, बट यस, ये चूंकि चैप्टर्स में मेंशनड है तो मैं सोचा आप लोगों को ये एक इस पर सेपरेट वीडियो बनाकर इसको पढ़ा देता हूँ, ताकि अन्य पार्टियों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो। कांग्रेस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा, वन पार्टी डोमिनेंस के हिसाब से कांग्रेस का काफ़ी वर्चस्व था, प्रभुत्व था, तो वो आपने पढ़ लिया। सो वन ऑफ द पार्टी विच इज़ देयर मेंशनड इन आवर बुक इज सोशलिस्ट पार्टी, है ना, सोशलिस्ट पार्टी एसपी। The origins of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of Indian National Congress in the pre-independence era, है ना। तो सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी के पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी, प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म विद इन द कांग्रेस इन 1934, है ना। 1934 में कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, है ना, बाई ए ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स हु वांटेड ए मोर रेडिकल एंड इगलिटेरियन कांग्रेस। किसके द्वारा? एक युवा नेताओं की एक टोली के द्वारा स्थापित किया गया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समाजवादी बनना चाहते थे, रेडिकल एंड इगलिटेरियन कांग्रेस। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its members from having a dual party membership। तो 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और इस बदलाव के तहत कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता धारण नहीं कर सकते थे। इट प्रिवेंटेड इट्स मेंबर्स फ्रॉम हैविंग ए डुअल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती। सो दिस फोर्स द सोशलिस्ट्स टू फॉर्म ए सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। और इसी कारण से क्या हुआ कि 1948 में इनसे अलग होकर एक जो समाजवादी लोग थे उन्होंने मजबूरन एक सोशलिस्ट पार्टी बना लिया इन 1948 में। द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। तो पार्टी कुछ खास चुनावी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। ऑल्दो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली इन फ्यू पॉकेट्स। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, है ना, हाउएवर इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस इन फ्यू पॉकेट, बट इनको कुछ छिटपुट चुनाव में ही सफलता मिल पाई। The socialists believed in ideology of democratic socialism, which distinguished them both from the Congress as well as from the communist। तो समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी की विचारधारा में विश्वास करते थे, है ना। ये जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी लोग थे, ये लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे, इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में इन्होंने विश्वास करते थे। और इस कारण से ये कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, साम्यवादी पार्टी, दोनों से अलग थे। वो डिफरेंट, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम द कम्युनिस्ट। दे क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। ये कांग्रेस की आलोचना करते थे क्योंकि कांग्रेस जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवाद है, और जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड्स है, इनका समर्थन करती है और मजदूरों की, किसानों की उपेक्षा करती है, इसलिए ये कांग्रेस का विरोध करते थे। बट द सोशलिस्ट फेस्ड अ डायलेमा when in 1955 the Congress declared its goal to be the socialist pattern of society, है ना। बट ये जो समाजवादी लोग थे ये 1955 में दुविधा की स्थिति में पड़ गए, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। तो 1955 में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि इसका लक्ष्य है एक समाजवादी समाज बनाना। तो इनके जो अस्तित्व थे एक्चुअली वो खतरे में आ गए, दुविधा में फंस गया। Thus it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress। तो इस तरीके से इन्होंने, समाजवादी लोग, खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना इनके लिए मुश्किल हो गया। सम ऑफ देम लेड बाई राम मनोहर लोहिया इंक्रीज देयर डिस्टेंस फ्रॉम एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और इसमें से कुछ, जैसे राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। सम अदर्स लाइक अशोक मेहता एडवोकेटेड लिमिटेड कॉपरेशन विद कांग्रेस। और कुछ समाजवादी, मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की, है ना, लिमिटेड कॉपरेशन विद कांग्रेस, अशोक मेहता।
द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मेनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियंस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मेनी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी कई टुकड़ों में बटे और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ, है ना। दिस इंक्लूडेड किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तो इससे क्या हुआ, किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पदवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नारायण देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी इनके कुछ प्रमुख समाजवादी नेता हैं। एंड मेनी ऑफ पार्टीज इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, आज के जो समकालीन भारत है इसमें मौजूदा हिंदुस्तान में कई दल अपने रूट्स को इन सोशलिस्ट पार्टी में पाते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, है ना, जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेकुलर। इन पार्टियों का जो अगर आप रूट्स ट्रेस करेंगे तो ये इनकी जो है सोशलिस्ट पार्टी में इनका छाप देखा जा सकता है। तो ये सोशलिस्ट पार्टी कवर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे पार्टी जो हमारे बुक में मेंशन है, वो है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। So in the early 1920s, communist groups emerged in a different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solutions to problems affecting the country, है ना। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह, कम्युनिस्ट ग्रुप्स, है ना, कम्युनिस्ट ग्रुप, साम्यवादी समूह जो कम्युनिस्ट ग्रुप है उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रिवोल्यूशन ऑफ रशिया, है ना, से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह पर अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। दिस एडवोकेटेड सोशलिज्म। फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट्स वर्कड मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया, विद इन द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1935। ए पार्टिंग ऑफ वेज टुक प्लेस इन दिसंबर 1941, तो दिसंबर 1941 में ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, इनका अपना रास्ता बदल जाता है ना। व्हेन द कम्युनिस्ट डिसाइडेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी, जब कम्युनिस्ट ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, नाजी जर्मनी के खिलाफ में वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, है ना, ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला लिया। अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज, द सीपीआई हैड ए वेल वाइल्ड पार्टी मशीनरी एंड डेडिकेटेड कार्डर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो बाकी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उसके अनलाइक, मतलब उनकी तरह के नहीं, बाकी नॉन कांग्रेस की पार्टीज के पास कोई कैडर वैडर नहीं था, बट सीपीआई हैड ए वेल वाइल्ड पार्टी मशीनरी। सीपीआई के पास एक अच्छे से पार्टी मशीनरी थी, सुचारू रूप से पार्टी मशीनरी थी और समर्पित कैडर थी। एट द टाइम आज़ादी के टाइम पे डेडिकेटेड कैडर था। हाउएवर इंडिपेंडेंस रेज डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी, लेकिन आज़ादी हासिल होने से इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। द बेसिक क्वेश्चन दैट ट्रबल्ड द पार्टी वॉज द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, एंड वॉज इंडिया रियली फ्री और वॉज फ्रीडम ए शैम। तो जब से सबसे बड़ा सवाल उठा कि सबसे मुख्य सवाल इस पार्टी का था कि जो आज़ादी देश को हासिल हुई उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हुआ है, यह आज़ादी एक्चुअली झूठी है, ये कहीं शैम नहीं। So soon after independence, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprisings in Telangana. तो आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वो सच्ची आज़ादी नहीं हुई है। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। The communists failed to generate popular support for their position and were crushed by the armed forces. और जो कम्युनिस्ट थे इसको जनता का समर्थन हासिल नहीं हो सका और ये सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिए गए। दिस फोर्स देम टू रीथिंक देयर पोजीशन, और इसके कारण मजबूरन इन्हें अपने पक्ष पर पुनर्विचार करना पड़ा। In 1951, the Congress party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in the approaching general elections. तो 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले जो 1952 में, अक्टूबर 1951 से जनवरी 1952 में होने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। In the first general election, CPI won 16 seats and emerged as the largest opposition party. और पहले चुनाव में, पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीट जीते, है ना, CPI 16 सीट जीती और ये सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी उभर कर आई।
द पार्टी सपोर्ट वॉज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। और इस पार्टी को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला जैसे राज्यों में मिला। ए के गोपालन, एसे दांगे, एमईएस नंबूद्रीपद, पीसी जोशी, अजय घोष एंड पी सुंदरैया वेर एमंग द नोटेबल लीडर्स ऑफ सीपीआई के नोटेबल लीडर्स हैं, है ना। द party went through a major split in 1964 following the ideological rift between Soviet Union and China। तो जो सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में जो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हुई, जो आइडियोलॉजिकल खाई डेवलप हुई, इसके कारण पार्टी ने 1964 में इसमें एक मेजर स्प्लिट हो गया, पार्टी में विघटन हो गया, पार्टी टूट का शिकार हो गई, है ना। द प्रो सोवियत फैक्शन रिमेंड एज सीपीआई। तो जो सोवियत संघ की विचारधारा को मानने वाले पार्टी थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, वो सीपीआई बन के ही रहे, है ना। वाइल द ओपोनेंट्स, जो इनके विरोध करने वाले थे, जो इनके विरोध राय रखने वाले थे, दे फॉर्म द सीपीआईएम। सो द ओपोनेंट्स फॉर्म द सीपीआईएम, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी के नाम से जाना गया, सीपीआईएम, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। बोथ दिस पार्टीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टुडे। और ये दोनों पार्टियां आज भी हमारे देश में कायम है, ये है। सो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एक और पार्टी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारे बुक में मेंशन है, वो है भारतीय जनसंघ, बीजेएस, है ना, भारतीय जनसंघ। सो जो भारतीय जनसंघ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड इन 1951 विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट। तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, है ना। इट्स लिनिएज हाउएवर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जो इस दल की जो आज़ादी के पहले के समय से इसकी हम जड़ें जोड़ सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, और हिंदू महासभा से इसके हम रूट्स को जोड़ सकते हैं। द जनसंघ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है, इट्स डिफरेंट। It emphasized the idea of one country, one culture, and one nation, and believed that the country could become modern, progressive, and strong on the basis of Indian culture and tradition, है ना। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, वन कंट्री, वन कल्चर और वन नेशन के विचारधारा में विश्वास रखता है। एंड इनका एक विश्वास है, जनसंघ का विश्वास था कि जो भारतीय देश भारत है वो भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। मॉडर्न, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एंड ताकतवर बन सकता है भारतीय ट्रेडिशंस और कल्चर के आधार पर। द पार्टी कॉल्ड फॉर ए रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। पार्टी जो है वो भारत पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कहता है ना। द पार्टी वॉज इन फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो जो पार्टी थी वो अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, राजभाषा से हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने का पुरजोर तरीके से आंदोलन कर रही थी। एंड वॉज ऑल्सो अपोज द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशंस टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। और जो रिलीजियस, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को जो रियायतें दी गई है, इन बातों का विरोध कर रही थी, है ना। द पार्टी वॉज ए कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट्स इन 1964। और जो पार्टी जो थी, जनसंघ थी, लगातार इस बात की पैरोकारी करती थी कि भारत अपने न्यूक्लियर हथियार, आणविक हथियार को डेवलप करें, है ना। और ख़ास करके उस समय जब चाइना ने 1964 में जब चाइना ने 1964 में एटॉमिक टेस्ट कर लिया, तो उसके बाद पार्टी का जो एडवोकेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। सो इन 1950s जनसंघ remained on the margins of electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 elections and 4 Lok Sabha seats in 1957 general elections to the Lok Sabha। तो जो 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा, है ना, ओनली ऑन द मार्जिन्स। एंड ये 1952 के जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसमें इसको सिर्फ 3 सीट मिलती है, और 1957 के इलेक्शन में इसको सिर्फ 4 सीट्स मिलती है लोकसभा में। इन द अर्ली ईयर्स इट्स सपोर्ट केम मेनली फ्रॉम द अर्बन एरियाज इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, है ना, लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो जो शुरुआती के सालों में इनको मोस्टली जो है इनको जो समर्थन मिला वो हिंदी स्पीकिंग, जो हिंदी बोली जाने वाले जो राज्य हैं उनके जो शहरी क्षेत्र हैं,
है ना। सो हिंदी भाषा राज्यों के शहरी क्षेत्र में से मिला। मसलन कौन कौन से राज्य थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के शहरी क्षेत्रों से इनको समर्थन मिला। द पार्टीज लीडर्स इंक्लूडेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोक, ये इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू भारतीय जनसंघ, और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी जड़ें भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई है। सो ये तीनों पार्टीज़ के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल में इसमें दिया हुआ था दोस्तों, ये मैंने कवर कर दिया है। और थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये भी हमारे बुक में मेंशन है, तो उसको भी मैं जस्ट कवर कर लेता हूँ, है ना। द कम्युनिस्ट पार्टी विक्ट्री इन केरला, ये एक इंसिडेंट के बारे में मैंशनड है, तो इसको भी थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी जागरूकता बढ़े। सो एज अर्ली एज इन 1957 द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला। सो 1957 में इतनी जल्दी ही कांग्रेस पार्टी को हार का स्वाद लग गया, हार चखना पड़ा उसको, केरला में वो हार गई इन केरला के असेंबली इलेक्शन में। इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 57 द कम्युनिस्ट पार्टी वोन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन केरला लेजिस्लेचर। तो केरला के लेजिस्लेचर में, वहाँ के स्टेट पार्टी के लेजिस्लेचर में मार्च 57 में जो चुनाव हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीत कर आ गई, सबसे ज़्यादा सीट। द पार्टी वोन 60 ऑफ द 126, है ना, एंड हैड द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट। तो 126 सीटों की जो चुनाव हुई उसमें पार्टी को 60 सीटें मिल गई और 5 इंडिपेंडेंट्स का उनको समर्थन मिल गया। सो द गवर्नर इन्वाइटेड EMS नंबूदरीपद, द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी, टू फॉर्म द मिनिस्ट्री। तो EMS नंबूदरीपद को गवर्नर इन्वाइट करते हैं, राज्यपाल इन्वाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड टू कम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाने आई है, कैसे? चुनाव लड़कर, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार सत्ता में आती है। वो कहाँ आती है भाई? वो केरला के इलेक्शन में आती है, केरला के स्टेट असेंबली में आती है 1957 में। ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट द कांग्रेस पार्टी बिगेन ए लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया, लिबरेशन स्ट्रगल, है ना, अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जीती हुई सरकार के खिलाफ। द CPI हैड कम टू पावर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। जो CPI थी वो इस वायदे के साथ आई थी कि वो कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी, है ना। The communists claimed that the agitation was led by vested interests and religious organizations, है ना। तो कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं, है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। सो इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस्ड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 1949 में, 2 साल बाद 1949 में, तो कांग्रेस सरकार एट द सेंटर, केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। सो द कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर जो डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला, तो जो केरला में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इसको धारा 356 आर्टिकल 356, है ना, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया उस राज्य में। आर्टिकल 356 के अंतर्गत उस कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। This decision proved very controversial and was widely cited as one of the prominent instances of misuse of the constitutional emergency powers, है ना। तो ये जो फैसला था ये बड़ा ही विवादास्पद फैसला था, बहुत विवादास्पद साबित हुआ, है ना। और संविधान प्रदत्त जो आपातकालीन शक्तियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो प्रोविजंस है, इसके दुरुपयोग का ये प्रमुख उदाहरण है ना। सो उदाहरण के रूप में, और इसको बार बार इसको उदाहरण के रूप में यूज़ किया जाता है। सो ये दोस्तों, मैं भारत के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, पार्टियों से जुड़े हुए, स्टार्टिंग के जो आज़ादी के बाद के कुछ दशक के जो शुरुआती दशक थे उसके बारे में, जो 3 पार्टियों के बारे में जो हमारे बुक में मेंशन हुए बताया। और ये एक इंस्टेंस जो केरला में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी और कैसे वो हटा दी गई, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया इससे, ताकि आप एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो चैप्टर है उसमें डिटेल में आप कांग्रेस सरकार के बारे में पढ़ें, तो बाकी थोड़ी पार्टियों के बारे में भी आपकी जानकारी इसको पढ़कर थोड़ी मजबूत हो गई होगी अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। ये भी चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।